हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। सीजी टेट 2024 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के गणित सब्जेक्ट के दूसरे पेपर, जिसमें पीवाईपी हमारा 2017 वाला तीसरा भाग चल रहा है। सीजी टेट में जो भी प्रश्न 2016 से 22 तक जो पूछे गए हैं, उन प्रत्येक प्रश्नों का यहाँ पर संपूर्ण हल मिलेगा। चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि आपको बता दूं, इससे पहले भी हमने सीजी टेट और छात्रावास अधीक्षक से रिलेटेड और भी वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन लगे हुए हैं, किन किन चैप्टर से संबंधित लगे हुए हैं, उसको एक बार एक नज़र देख लेते हैं, फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का है, प्रतिशत भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, मिक्स कर दिया है उसने। फिर ये क्या है, हमारा 3D वाला है ना, त्रिविम ज्यामिति वाला है। ये हमारा सांख्यिकी का है। उसके बाद साधारण ब्याज का है। उसके बाद फिर आ गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। फिर आ गया हमारा पैमाना, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये समांतर श्रेणी। तो आज हमारी इस वीडियो में ये वाले इतने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है आज के इस सेशन में। जबरदस्त वीडियो चल रहा है भैया, जबरदस्त, लाइक शेयर कर दो। और जो लोग पहले पुराना वाला वीडियो हमारा पिछला नहीं देखे हैं, इसका पार्ट्स, उसको जरूर देखिए। देखो 4 सेव और 5 आम, देखो भैया यहाँ पर दो चीजें आ गई, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित है ये, ठीक है। 4 सेव और 5 आम का मूल्य 35 है। अच्छा एक बात बताओ भी, जब 4 सेव का आप कीमत कैसे जानोगे? जब एक सेव का जानोगे। 5 आम का कब मिलेगा? जब एक आम का मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक सेव। एक सेव की कीमत ले लिया मैंने x, और एक आम का कीमत ले लिया मैंने कितना, y रुपया, ठीक है। अब 4 सेव है तो कितना हो जाएगा मेरा, 4x, 4 गुना पैसा देना पड़ेगा। 5 आम है तो कितना हो जाएगा, 5y, बराबर में कितना आ जाएगा मेरे पास, 35। इसको ले लीजिए समीकरण 1। क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है, सेव के मूल्य में 40% वृद्धि होती है। 40% वृद्धि होता है तो जो x था वो 140% हो जाएगा, और y था वो 100, उसमें कमी आती है, बोल रहा है 40% की कमी आती है। मतलब वो कितना हो गया मेरा, 60% रह गया, ठीक है। तो x का कितना, 140%, ठीक। तो अब देखो 4 से और कितना है, बोल रहा है 5 आम का। तो 4 से होगा कितना हो जाएगा, गुणित में कितना करना पड़ेगा, 4, बीच में क्या आ गया, प्लस। y तो पहले था, अब 40% क्या हो गई, बोल रहा है कमी आ गई। 40% कमी आ गई, मतलब मात्र 60% रह गया उसकी जो कीमत है। पहले y था, अब उसका y का कितना हो गया, यहाँ पर का लिख देता हूँ, y का 60%, ठीक है। ऐसा कितना ठो है मेरे पास, 5 आम है। तो ये जो 5 आम है नया कीमत आ रहा है, और ये कुल मिला के कितना हो गया मेरा, 29 रुपए, ठीक है। इस परसेंटेज को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा, इसको बटे करेंगे तो 100 गुणित 140 बटे 100 हो जाएगा। गुणित में 4 आ जाएगा धन, y गुणित हो जाएगा 60 बटे कितना हो जाएगा, 100, गुणित में कितना हो जाएगा, 5, बराबर कितना हो गया, 29। जीरो से जीरो कैंसल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिया 6। बात क्लियर हो गया, जीरो से जीरो कैंसल, और ये कितना आ गया मेरा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो ये आ गया मेरा 14 दूनी 28, 100 बटे कितना आ गया मेरा 5, प्लस कितना आ गया मेरा ये 3y, बराबर कितना हो गया, 29। अब यहाँ तक क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। 5 सबके साथ गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा मेरा 28x प्लस 5 तिया कितना हो गया, 15y। सबके साथ करना है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो इसके साथ 5 गुणा करोगे तो ये बटा में है, खत्म हो जाएगा,
ठीक है, तो 30 पंच 100 कितना हो जाएगा, 30 पंच 150, 150 में 5 माइनस करोगे तो आ जाएगा 145। बात समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 4x है, ठीक, यहाँ पर 28x है, तो इस समीकरण जो 1 है इसको गुणा कर लीजिए 7 से। ठीक है, अब 7 से गुणा करने का फायदा बता रहा हूँ। ये 7 चौक कितना हो गया मेरा, 28 हो गया, ये भी 28 है। दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलिए गुणा कर दिए 7 से, तो कितना आ गया मेरा 28x प्लस 7 पंचे कितना हो गया 35y, और 7 का गुणित करेंगे 35 से तो कितना आ जाएगा भैया, देख लो 35 सत्ते कितना हो जाएगा, देख लो। चलिए 7 पंचे 35 का 5 हासिल आया, कितना आ गया मेरा 3, और 7 के 21 और 3 कितना हो गया 24। ये आपका नया समीकरण बन जाएगा, और इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने का मतलब है नीचे वाले चिन्ह को बदल देना। तो ये आ जाएगा मेरा -20y बराबर, यहाँ पर जब माइनस करोगे, ठीक है, तो आएगा ये माइनस आएगा, और ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, और y का मान आ गया मेरे पास 5। y का मान 5 आ गया, देख लो। ठीक है, y के मान के 5 यहाँ रख दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है एक सेव तथा एक आम का कुल मूल्य निकालना है। तो एक सेव का तो मिल गया, सॉरी एक आम का तो मिल गया, एक सेव का, तो ये 5 बचे कितना हो गया भैया 25। 25 को जब उधर माइनस करोगे तो x का मान आ जाएगा मेरे पास, क्या आ गया 2.5। अभी आया कैसे पूछ रहे होंगे, तो चलिए 4x धन 5 बचे 25 बराबर कितना आ गया 35। देखो y का मान मैंने 5 रख दिया, तो 4x बराबर कितना आ गया 35 माइनस 25 जो कि आता है 10। अब x के लिए हम लोग 10 को भागित करेंगे 4 से तो 2.5 आएगा। ठीक, तो एक आम का 2.5 रुपए हो गया, और एक सेव का कितना हो गया 5 रुपए, दोनों को मिलाओगे तो कितना आ गया भैया 7.5 रुपए। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण पूरा बेसिक के साथ बनेगा भैया। अब वो तो समझा रहा हूँ इसलिए लंबा लग रहा है, नहीं तो फटाफट आपको सॉल्व करना है, मुश्किल से 1-2 मिनट लगेगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाता हूं मैं। अभी देखो क्या बोल रहा है, एक दीवार 22.5 मीटर लंबी, 10 मीटर ऊंची और 0.33 मीटर चौड़ी है। उसे बनाने में 22 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर गुणित 19 सेंटीमीटर की कितनी ईंटें लगेगी। जब भी ऐसा कोई संख्या वाली बात बोला है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं, ठीक है, संख्या वाला बात बोला है तो लंबाई में लंबाई को, बड़े लंबाई में छोटे लंबाई को भाग कर लेते हैं, बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल को भाग कर लेते हैं, और बड़े आयतन में छोटे आयतन को भाग कर लेते हैं। तो चलिए क्या आ गया, देखो ये 22.5 मीटर में है, याद रखेंगे, गुणित लंबा है तो क्या होता है आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। चलिए 10 मीटर में है गुणित, और ये आ गया मेरा 0.33 मीटर, तो ये आ गया मेरा बटा, ठीक है, ये आ गया मेरा 22 सेंटीमीटर गुणित 15 सेंटीमीटर गुणित 9 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो ये काम करेंगे, या तो नीचे को मीटर बनाओगे या तो ऊपर को सेंटीमीटर। तो हमको ऊपर वाले को सेंटीमीटर बनाना ज़्यादा उचित रहेगा। तो ये आ जाएगा मेरा 22.5 गुणित, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर उसी प्रकार 10 गुणित 100 हो जाएगा और सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आएगा 0.33 गुणित में आएगा मेरा 100, और ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। और बटे में क्या करना है अपन को, बटे में करना है 22 सेंटीमीटर गुणित 15 सेंटीमीटर। देखो यूनिट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है यहाँ पर, ऊपर नीचे सबके पास सेंटीमीटर है, क्या हो जाएगा भैया कट जाएगा। बात स्पष्ट हो गई। चलिए अब कटाते हैं यहाँ से, अब कटाना चालू करते हैं, देख लो यहाँ से। ठीक, बात समझ में आ गई। ये देखो ये दशमलव के साथ डबल जीरो है, ये 33 हो जाएगा। ये दशमलव के साथ सिंगल डबल जीरो है, तो ये आ जाएगा 2250 गुणित ये 100 गुणित 10 कितना हो जाएगा 1000, और ये दशमलव किस का लेगा अपना, आएगा ये 33 बटे में करके देख लीजिए आप, 22 गुणित 15 गुणित में 9, अब काटते जाओ। चलिए
11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर क्या होगा, ये 15 एकम 15, 15 15 225। चलिए अब ये देखो क्या बोला है, यदि निम्नलिखित वर्गीकृत आवृत्ति बंटन को विच्छिन्न आवृत्ति बंटन में बदला जाए। विच्छिन्न आवृत्ति बंटन क्या होता है भाई मेरे, विच्छिन्न आवृत्ति बंटन क्या होता है जरा उसको देख लो। चलिए देख लेते हैं बिल्कुल हमारा क्या है। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर, तो ये देखो विच्छिन्न यहाँ पर लिख दिया है, अंग्रेजी में देखेंगे ना तो ये आ गया आपका डिस्क्रीट। समझ रहे हो बात को, ये हमारा वर्गीकृत है। ये पहले तो 10 से 20 मैंने वर्ग एक अंतराल दिया है, मतलब वर्गीकृत है, बताया था मैं पिछले वीडियो में। आप जाकर वहां से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गया बात, समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए अब यहाँ से अब देख लीजिए दूसरा हमारा देखो। तो अब ये बोल रहा है अगर ये 35 वाला जो चर 35 है, मतलब मेरा जो अगर कोई राशि है जिसका मान 35 है, तो देखो भैया 35 तो 30 और 40 के बीच में आएगा। भाई जो 35 हमारा जो आंकड़ा है वो 30 से 40 के बीच में आएगा, और उसी की आवृत्ति पूछा है तो कितना हो जाएगा, उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी भैया, 4। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर 10 से 20, 10 से 20 में आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, 19 आ गया कि नहीं आ गया। उसी प्रकार मेरा जो 35 आंकड़ा वाला है, तो 35 आंकड़ा वाला तो मेरा 30 से किसके बीच आएगा, 40। और इसी 35 वाले का कितने बार आएगा फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति पूछा है। तो भैया उसका तो देखो 35 से 35 वाले में, सॉरी 30 से 40 वाले में 35 का ऑप्शन दिखेगा जो कि 4 है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। देखो भैया यहाँ पर पता नहीं, पैसा पता नहीं है, ठीक है, 10 साल में बोल रहा है और 4 गुना हो जाता है। मैंने बताया, स्पष्ट बताया, कई वीडियो में बताया है, हो जाने का मतलब होता है मिश्र धन, हो जाता है मतलब मिश्र धन। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मूलधन ले लिया आपने x, तो मिश्र धन उसका 4 गुना हो जाता है बोल रहा है, बिल्कुल 4 गुना कर लो। समय दे दिया है आपको, समय कितना दे दिया है भैया, 10 वर्ष दे दिया है, दिया है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर से ब्याज क्या होता है, मिश्र धन में मूलधन को माइनस करना है, मतलब 4x में 1x को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x। बात समझ में आ गया। अब हमारा सूत्र क्या होता है भाई मेरे, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में कितना, 100। ब्याज कितना आ गया मेरा, 3x, मूलधन x गुणित दर निकालना है भैया दर, तो गुणित समय 10 बटे में कितना, 100। 0 से 0 कैंसल। अब कई लोग 4x रख देते हैं, 4x मिश्र धन है भाई, यहीं पे गलती होती है। ठीक है, ये 10 गुणा हो जाएगा और दर का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा मेरा, 30%। तो जब 30% में करेंगे तो ऐसा मिलेगा। बात क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर देखो ये हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया और जबरदस्त प्रश्न है, जबरदस्त वाला। ठीक है, जबरदस्त बेहतरीन प्रश्न है भाई। इसको 2 तरीके से आप बना सकते हो। देखो 2 तरीके से बनाने का मैं तरीका बताऊंगा। फिलहाल तो इसको एक नॉर्मल जो बेसिक मेथड है उससे बता देते हैं, फिर तुरंत ही इसको अगर आपसे वो बेसिक मेथड नहीं बनेगा तो आप क्या करोगे, नया ट्रिक क्या लगाओगे जिससे 1 नंबर बिल्कुल आपका मिस मत हो, वो आपको भी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो चलिए अपन देखो अब इससे, इसमें घातांक का नियम भी लगा है। आपने पढ़ा होगा x की घात m धन अगर n रहता है, ये आता कैसे है, x की घात m बीच में गुणित और उसी x की घात क्या लेना है आपको, n, तब ये ऐसा बनता है। अब इसी को मैंने उल्टा लिख दिया है, बस यहीं पर वही काम करना है आपको। तो देखो ये आ गया 2 की घात x धन 3 की घात y बराबर 17 दे दिया है आपको, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो घात में कितना लिखा है, x धन 2, यहाँ पर m धन n था, ठीक, तो आप क्या करोगे, 2 की घात x गुणित 2 की घात 2, बीच में क्या लगेगा, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, ठीक, कोई बात नहीं हम लोग कर लेते हैं। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझा रहा हूं, बिल्कुल देखो यहाँ पर घातांक को उसमें क्या कर दिया है। अब लगेगा सर घातांक कब, ये प्रश्न नहीं आया, अरे घातांक इसी में दे दिया है भाई, ऐसा है।
समझ रहे हो बात को, कोई टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। अब मान लो बोलेगा घातांक आपके उसमें, अगर मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, मान लो घातांक आपके सिलेबस में नहीं दिया है वो व्यापम ने, अब आप क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बोलेगा मैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण दे रहा हूं, मुश्किल हो जाएगा। भैया टॉपिक आपको हर चीज पढ़ना है, कोई छूटने वाला नहीं है, भले आपको दिखता अलग है और होता अलग है। ठीक है, चलिए 3 की घात वाई गुणे 3 की घात 1 बराबर कितना आ गया 5। 2 की घात 2 मतलब कितना होता है मेरे ये 4, और 2 की घात कितना हो जाएगा x, 4 गुणी था ना याद रखो, माइनस 3 की घात 1 मतलब 3 गुणे 3 की घात y बराबर में कितना 5। इसको ले लो समीकरण 1 और इसको ले लो समीकरण 2। ठीक, तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में मैं गुणा करता हूं, किसका गुणा कर देता हूं, देखो यहां पर 2 की घात x कितने बार है 4 बार है, यहां पर कितने बार है, यहां पर कुछ नहीं मतलब कितने बार है 1 बार है, 4 का गुणा कर लो। तो चलिए सब में 4 गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4 गुणे 2 की घात x प्लस 4 गुणे 3 की घात y, और 17 चौक कितना हो गया 68 हो गया। समीकरण नया ले लो 3। अब इन दोनों का क्या करो माइनस कर लो। माइनस करने का मतलब होता है नीचे वाले का चिन्ह को क्या करना है बदल देना है। ठीक है, अब ये इससे क्या हो जाएगा सेम सेम में कट जाएगा। ये देखो 3 की घात y ऋण 3 बार, और ये 3 की घात y ऋण धन, सॉरी धन था और ऋण हो गया, मतलब 7 बार आ गया। कौन 7 बार आ गया, 3 की घात जो y है वो कितने बार आ गया ऋण 7 बार आ गया। अब यहां पर देखो, यहां पर 5 था मेरे, बिल्कुल 5 था कि नहीं था, बिल्कुल। अब यहां देखो भैया 68 है, 68 है, 68 कितना आ गया देख लो, कितना आ गया, तो ये माइनस करोगे तो माइनस 63 आएगा, माइनस दोनों तरफ कैंसल, 7 एकम 7, 7 9 63। 9 को लिख सकते हो अब भैया ये 3 की घात 2, यहाँ देखो 3 की घात y है, यहाँ 3 की घात 2 है। क्या समझे, क्या समझे भैया, y की घात, y मतलब 2 आ रहा है, देख लो ऊपर ऊपर को हवा में उड़ते रहो, y का मतलब 2 आ गया। ठीक, बात समझ में आ गया। अब y का मतलब दो जगह है, मतलब ये पहला और इसका रोल तो खत्म हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है, चलिए अब यहाँ पर रखो, किसी में भी रख दो आप, y का मान कितना रखो 2, तो 3 की घात 2 कितना होता है 9, तो आ गया 2 की घात x धन 3 की घात 2 रखोगे तो 9, यहां से ले रहा हूं मैं, बराबर आ गया 17। तो 2 की घात x बराबर ये उधर जाके 8 हो गया। 8 को 2 की घात में क्या लिखते हो 3, मतलब x का मान कितना आ गया भैया देख लो 3, तो x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 2, जो कि हमारा सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आएगी नहीं। अब आपको लग रहा है सर आप कैसे बनाएं, तो आपको करना कुछ नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं जान रहे हैं, इसको तोड़ना नहीं जान रहे हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप x का मान 2 y का मान 3 दोनों में रखो, 17 आ जाना चाहिए, एक बार 5 आ जाना चाहिए, पहला नहीं आया तो दूसरा चेक करो, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने पहला रखा, क्या रखा 2 और 3 रख दिया, x का मान 2 और y का मान क्या रख दिया 3, तो 2 की घात 2 धन 3 की घात 3, 3 की घात 3 तो 27 होता है, 27 4 31, रोल खत्म, काट दो। ठीक है, अब वैसे ही 17 लाना है, अब ये -2 है, 2 की घात -2 मतलब 1/4 होता है, बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा लगेगा समय, लेकिन एक नंबर तो मिल जाएगा ना। मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर इस टाइप का अगर लॉजिकल अगर मैथ्स नहीं समझ पा रहे हो, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण ही है, और इसको बनाना कैसे है बोल के समझ रहे बात को, तो एक आइडिया दे रहा हूं कि आपका एक नंबर बिल्कुल भी मत छूटे, चाहे वो प्रश्न आपको आए चाहे ना आए, नहीं आएगा फिर भी बनाओगे ना, भले थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक नंबर तो मिल जाएगा, कितने रैंक आगे निकल जाओगे उस बात को भी सोचो जरा। चलिए अब यहां पर देखो, ये तो और गजब का प्रश्न है यार, बहुत बेहतरीन प्रश्न। किसी नक्शे का पैमाना 20 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है देख लो, 20 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर बोल रहा है भाई, समझ रहे बात को। एक नक्शा है जिसमें पैमाना है 20 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर जो दिया है वो क्षेत्रफल है आपका, क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो कि वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग किलोमीटर या वर्ग मीटर में आता है। तो अगर 20 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लोगे, तो जब इसका वर्ग करोगे
तो 400 किलोमीटर वर्ग का मतलब होगा 1 गुणित 1, दोनों तरफ वर्ग कर लो। तो ये 20 का वर्ग 400 किलोमीटर का वर्ग चढ़ गया। 1 का वर्ग 1 होता है, सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब 400 किलोमीटर वर्ग को 1 सेंटीमीटर वर्ग माना जा रहा है। अब आपके पास कितना है देख लो, 60,000 किलोमीटर का वर्ग है। तो आप क्या करोगे, 400 का 1 तो 60,000 का, तो कुछ नहीं करना है भैया, 60,000 को भाग कर लेना है किससे, 400 से। देखो थोड़ा लॉजिक खेल दिया इसने, ये आ गया आंसर, दिया है ना स्क्वायर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में तो नहीं दिया है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक मैथ्स नहीं, लॉजिकल मैथ्स है, व्यापम ऐसी नहीं देता है, हालत खराब करता है, थोड़ी सी समझना लगेगा, है ना। देखो आप सूत्र जानते रहोगे, भाग करना है वो क्या करना है वो भी जानते रहोगे कि भाग करने से आएगा, नान आप एबो लिख दोगे मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए, यूनिट का कितना महत्वपूर्ण चीज होता है ये देख लो आप। अब ये तो आ गया हमारा समांतर श्रेणी आ गया भैया, ठीक है, क्या आ गया, समांतर श्रेणी आ गया। अब समांतर श्रेणी में करना क्या है भाई मेरे, जरा देख लो, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू, अब ये समांतर श्रेणी क्या होती है बताया था, जब कोई निश्चित राशि से बढ़े, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ए में मैंने कोई संख्या, एक निश्चित संख्या डी बढ़ा दिया, तो ए में वो एक्स्ट्रा डी होके ए प्लस डी हो जाएगा। फिर एक और डी बढ़ाया, एक फिक्स डी बढ़ा रहा हूं मैं, तो ए प्लस कितना हो जाएगा 2d, डी एक बार था, यहां पर डी कितने बार आ गया, 2 बार बढ़ गए। फिर वही ए प्लस कितना हो गया 3d। ऐसे हर बार ये देखो इन दोनों में गैप डी दिख रहा है, इन दोनों में गैप डी, मतलब डी क्या है, एक फिक्स नंबर है जिससे वो गैप क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। बात समझ में आ गया? अब उसका पीवा पद क्या बोल रहा है भैया, पीवा पद कितने के बराबर है बोल रहा है, क्यू है बोल रहा है। अब देखो ये पहला पद था, मतलब डी बिल्कुल नहीं था, यहां पर ये दूसरा पद था, डी एक बार आया है, ये तीसरा पद है भैया, डी कितने बार आया है, 2 बार आया है, ये चौथा पद है, तो डी कितने बार आया है, 3 बार। तो क्या समझ में आया, एक ऑब्जर्वेशन मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल, क्या मिला, पिछले वाले वीडियोस में मैं बता चुका हूं ये सबको, कॉन्सेप्ट को, फिर भी बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो भी आपको नंबर का पद चाहिए उससे डी एक बार कम रहेगा, मतलब डी क्या जो फिक्स नंबर से बढ़ रहा है, तो ये पीवा पद बोला है। तो चलिए मान लेते हैं पहला नंबर वाला पद ए है, प्लस पीवा पद है, तो क्या करोगे, पी में 1 कम कर दोगे और क्या लगा लोगे, डी लगा लोगे। बात समझ में आ गया? और इसी का जो ये टोटल है किसके बराबर है बोल रहा है, क्यू के बराबर है। समीकरण क्या ले लो, 1 ले लो। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई। वैसे ही किसका मान बोला है, क्यूवा पद का, तो ये पीवा का निकल गया, वैसे ही क्यूवा निकलेगा, क्योंकि समांतर श्रेणी तो वही है। तो आ गया मेरा q माइनस 1 इंटू में क्या करोगे डी, और वह किसके बराबर बोला है, p का। 10वीं कक्षा का ये प्रश्न है भाई, पूरा खुलेआम प्रश्न, ठीक है। अब दोनों को क्या कर लो, माइनस कर लो, दोनों क्या कर लो, माइनस कर लेते हैं। देखो ए से ए तो खत्म होगा ही, ठीक है। अब एक देखो यहां पर ये डी है ना, दोनों के साथ गुणा होगा भाई, ठीक है। अब देखो एक और चीज बताया था, नीचे वाला चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक। दोनों के पास क्या चीज कॉमन है, देख लो भाई, डी है। यहां पर क्या बचा, p माइनस 1। अब यहां देखो माइनस हो गया है, तो माइनस जब अंदर जाएगा दोनों का है, इसलिए माइनस क्यू आएगा और प्लस 1 हो जाएगा, और इस तरह से ये आ जाएगा मेरा q माइनस पी, क्यू में p क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एक ऋण एक से धन एक कैंसल। अब यहां पर देखो डी p माइनस क्यू है, और यहां पर है q माइनस पी। अब इसका देखो नंबर तो सेम है लेकिन उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब गणित की भाषा में जब इसे हम समझेंगे तो q माइनस पी, देखो दोनों में मैं अगर मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूं, तो ऋण निकालने से गणित में ये होता है कि चिन्ह बदल जाता है, तो ये ऋण क्यू था वो धन क्यू हो जाएगा, और जो धन पी था वो क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा। अब ये कट गया है और आंसर कितना आ गया मेरे पास, -1 आ गया। बात समझ में आ गया? अब डी निकल गया,
भैया एक ज्ञात तो निकालना पड़ेगा डी। क्लियर है? कौन सा पद चाहिए? एमवा पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए हमें? एमवा। तो एमवा पद, जैसे यहाँ पीवा पद निकला ना, ये पीवा पद है, वैसे ही एमवा नंबर का मतलब m-1 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? m-1 लिखाएगा। चलिए डी का मान तो निकल गया, बात समझ में आ गया। अब डी का मान रख दो। डी का मान या तो समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, रख दूं। चलिए वहां से क्या मान निकालना है मेरे को? ए निकालना है। चलिए ए कैसे निकलेगा वो जरा ध्यान से देख लो भैया। चलिए देख लीजिए, तो आ गया मेरा a प्लस पी -1 इंटू में डी के जगह हम क्या रखोगे? -1 बराबर में क्या आ जाएगा मेरे पास? क्यू। क्लियर हो गया? अब ये देखो, ये माइनस पूरा गुणा हो रहा है, तो जो प्लस है वही माइनस है, समझो। उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ए के जगह में आपको लेना है, ये देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर ये क्यू तो पहले से प्लस है, ये दोनों आके ये जो -1 है उधर जाके +1 हो रहा है, तो प्लस पी और माइनस में क्या बनेगा? 1। ठीक, यहां तक ए का मान निकल गया। ठीक है, देखो कॉन्सेप्चुअल है इसीलिए आ रहा है ऐसा। अब ए का मान निकल गया, अब हमें क्या चाहिए? एमवा पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? एमवा। तो क्या सूत्र लगेगा? ए प्लस m-1 इंटू में कितना? पी। रख दो भाई, ए के जगह में रख दो। ए के जगह में कितना आ गया मेरा? q प्लस पी -1। एम के जगह में m रख दो -1, और डी के जगह में क्या रख दो? -1। तो जब इसको खोलोगे बकायदा आएगा ये q प्लस पी -1, और ये -1 दोनों के साथ गुणा होगा, ये माइनस m आएगा और +1 आएगा, ये इससे कैंसल हो जाएगा। आ गया q प्लस पी, और माइनस में कितना आ गया मेरे पास? m। थोड़ा लंबा है लेकिन प्रश्न तो बनेगा भाई ऐसी, जो कि हमारा कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, m को माइनस में रखना है भैया, p का, और q लगेगा सर q प्लस p लिखा है। अरे भाई q के सामने भी प्लस है, आगे पीछे प्लस को लिख सकते हो आप। क्लियर हो गया? तो चलिए हमारा जो आज का ये जो वीडियो था, ठीक है, इसमें केवल यहीं तक था। इसका अगला भाग लेकर हम फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।